ग्राफिन ओएस और इससे पहले कुछ दूसरे जैसे क्लेक्स ओएस। ये सब एक खास तरह के मॉडिफाइड एंड्रॉयड वर्जन थे जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर फोकस करते थे। और ये सब पिक्सल फोन्स पर इसलिए पॉसिबल था क्योंकि गूगल ने पिक्सल का सोर्स कोड ओपन रखा था। लेकिन जैसे कि आप में से कई लोगों ने सुना होगा, एंड्रॉयड 16 से गूगल ने पिक्सल डिवाइस का सोर्स कोड लॉक कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि ग्राफिन ओएस और किक्स ओएस जैसे प्रोजेक्ट्स जिस तरह से पहले अपना एंड्रॉयड बनाते थे, अब वो तरीका आगे नहीं चल पाएगा। ये भले ही एक नेगेटिव पॉइंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बंद हो गया है। अब भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी फोकस्ड एंड्रॉयड बनाए जा सकते हैं और सारे कस्टम रोम भी बंद नहीं हुए हैं। लिनिएज ओएस अब भी अच्छे से चल रहा है। ग्राफिन ओएस अब भी अपने पुराने तरीके से काम कर रहा है क्योंकि पिक्सल डिवाइसेस पर उनका गोल कुछ अलग है और उन्हें ज्यादा चॉइस भी नहीं है। अब मैं एक बहुत ही डिटेल अप्रोच लूंगा और यही इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत है। हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर और इसके बिल्ड प्रोसेस में गहराई से उतरेंगे। मैं पहले ही आपको वार्न कर दूं कि यह डिस्कशन बहुत टेक्निकल होने वाला है। अगर आपने कभी कस्टम रोम फ्लैश किया है या ग्राफिन ओएस यूज किया है या इसमें दिलचस्पी है तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप टेक्निकली उतने एक्सपर्ट नहीं भी हैं तब भी ये वीडियो जरूरी है क्योंकि ये दिखाएगा कि कैसे एंड्रॉयड को लंबे समय के लिए प्राइवेट और सिक्योर बनाया जा सकता है। तो वीडियो को छोड़िए मत। वैसे ये टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स है कि हो सकता है मैंने इसमें कुछ जगह गलतियां की हों क्योंकि बहुत सारी जानकारियां ओपनली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कुछ हद तक अनुमान लगाकर बात करनी पड़ी है। अगर आपको कुछ गलत लगे तो कमेंट्स में प्यार से बता देना, मैं पब्लिकली ठीक कर दूंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा और कई ईदे से जुड़ा हुआ है। आज मैं खासकर ग्राफिन ओएस पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि बाकी सारे कस्टम रोम से ये बहुत अलग अप्रोच लेते हैं। इसी वजह से वो दावा कर पाते हैं कि उन्होंने एंड्रॉयड को साइबर अटैक्स के खिलाफ हार्डन किया है। सीधा कहूं तो ग्राफिन ओएस का जो लीडर है वो मेंटली अनस्टेबल है और वो दूसरों को अटैक करता रहता है, खासकर मुझे। लेकिन मुझे उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसकी बातें और उसका नेगेटिव कल्ट एक तरफ, लेकिन सच ये है कि ग्राफिन ओएस जैसे प्रोजेक्ट सिक्योरिटी और प्राइवेसी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद है। मैंने खुद इसके सोर्स कोड चेंजेस को अच्छे से एनालाइज किया है और अगर कोई दूसरा डेवलपर किसी और कस्टम रोम पर भी इन बदलावों को अच्छा दूसरा डेवलपर किसी है माने तो उन्हें बड़ी आसानी से अपनी रोम में भी लागू कर सकता है। यही ओपन सोर्स अप्रोच की असली ताकत है। लेकिन जो बात ग्राफिन ओएस को बाकी कस्टम रोम से बिल्कुल अलग बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एंड्रॉयड फ्रेमवर्क जो आमतौर पर बाकी रोम बदलते हैं को ही नहीं बल्कि एंड्रॉयड के लो लेवल कोड को भी बदलते हैं। इसका मतलब है कि ये लिनक्स लेयर और एंड्रॉयड के डीप सोर्स कोड तक जाते हैं। ये मॉड्यूल्स आमतौर पर सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और मुझे खुद सी में एंटरप्राइज सिस्टम्स बनाने का अनुभव है तो मैं इसकी वैल्यू समझता हूं। लेकिन ग्राफिन ओएस इस बात पर डिपेंड करता था कि गूगल पूरा सोर्स कोड पिक्सल के लिए रिलीज करता रहे और अब गूगल ने यह बंद कर दिया है। हो सकता है गूगल ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि ग्राफिन ओएस और किक्स ओएस को रोका जा सके, या शायद कोई और वजह हो, यह हमें नहीं पता। लेकिन अब नतीजा यह है कि पिक्सल पर लिनक्स लेवल का सोर्स कोड अब एक्सेस नहीं किया जा सकता और इसका असर ग्राफिन ओएस पर यह पड़ेगा कि अब वो सिर्फ एओएसपी यानी एंड्रॉयड फ्रेमवर्क तक ही सीमित हो जाएगा और लो लेवल डिवाइस कोड अब बदला नहीं जा सकता। इससे बहुत सारे इंपैक्ट होंगे, जैसे कि वेरीफाइड बूट फीचर बंद हो जाएगा, लिप्सी लाइब्रेरीज और लिनक्स फंक्शंस को चेंज नहीं किया जा सकेगा और बहुत सारे दूसरे फीचर्स जो ग्राफिन ओएस यूज करता था वो अब नहीं चलेंगे। ये सारी चीजें एंड्रॉयड को साइबर अटैक से बचाने के लिए थीं, प्राइवेसी वाले फीचर्स नहीं। वैसे एंड्रॉयड में जो प्राइवेसी से जुड़े बदलाव होते हैं जैसे कि गूगल के स्पाईवेयर को हटाना, वो ज्यादातर एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में ही होते हैं और ये सभी कस्टम रोम जैसे किक्स ओएस, ईओडी ओएस और लिनक्स ओएस बदल सकते हैं। इसी वजह से इन पर उतना असर नहीं पड़ा। अब इससे पहले कि मैं इस पर पूरी तरह समझाना शुरू करूं, पहले एंड्रॉयड आर्किटेक्चर और इसके बिल्ड प्रोसेस का बेसिक समझते हैं। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, ये जो चार्ट है वो एंड्रॉयड की आर्किटेक्चर दिखाता है। इसमें हरा रंग वाला हिस्सा फ्रेमवर्क है जो एओएसपी के सोर्स कोड में मिलता है। ये फ्रेमवर्क एंड्रॉयड एप्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो एओएसपी की एप्स हों या थर्ड पार्टी डेवलपर्स की। इन एप्स को जावा या कॉटलिन में बनाया जाता है और ये एपीके फॉर्म में इंस्टॉल होती है। बाद में गूगल इन सिस्टम एप्स को अपनी प्रोप्राइटरी ऐप से ओवरराइट कर देता है और वहीं से सारा गूगल स्पाईवेयर आता है। एक और लेयर होती है एंड्रॉयड रन टाइम आर्ट, जो ऐप के कोड को रन करने लायक तेज कोड में बदलता है। एप्स सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर सकती, सब कुछ फ्रेमवर्क के जरिए ही होता है। अगर स्क्रीन, माइक, कैमरा, नेटवर्क जैसे हार्डवेयर से बात करनी हो तो फ्रेमवर्क हैल, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, से कनेक्ट होता है जो लिनक्स ड्राइवर्स से बात करता है। हैल का काम होता है हार्डवेयर और फ्रेमवर्क के बीच अनुवाद करना। इसे ओईएम्स या चिप बनाने वाली कंपनियां जैसे क्वालकॉम बनाती हैं। कुछ फ्रेमवर्क फंक्शंस हैल को बायपास करके सीधे लिनक्स से भी बात कर सकते हैं,
खासकर अगर वो स्टेबल फंक्शंस हों जैसे सी लाइब्रेरीज। अब बात करते हैं लिनक्स लेयर की। ये वाला लेयर सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। लिनक्स एंड्रॉयड से अलग है, लेकिन एंड्रॉयड डिवाइस को चलाने के लिए एंड्रॉयड में जुड़ा होता है। एंड्रॉयड का लिनक्स कर्नल आमतौर पर लिनक्स 6.1 होता है। ज्यादातर डिवाइस ड्राइवर्स को सी में लिखा जाता है। अगर कोई कंपनी चाहती है तो अपने ड्राइवर्स लिनक्स की मैनलाइन में भेज सकती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं करती, क्योंकि तब उनका कोड सबको दिख जाएगा। इस वजह से एंड्रॉयड के लिनक्स में दो हिस्से होते हैं, एक मैनलाइन लिनक्स ड्राइवर्स ओपन सोर्स और दूसरा ओईएम के ड्राइवर्स जो बंद सोर्स होते हैं। यही हर एंड्रॉयड डिवाइस में होता है। यह सब बताने का मकसद यही है कि आप समझ सकें कि ओपन सोर्स कोड कहां है। लिनक्स का सारा बेस कोड ओपन सोर्स है, जीपीएल लाइसेंस के तहत। एओएसपी भी गूगल का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, लेकिन वेंडर लेयर हमेशा बंद सोर्स होता है, यहां तक कि पिक्सेल्स में भी। अब आखिरी लेयर है बूट लोडर, जो ग्रे रंग में है। ये वो कोड है जो ओएस को स्टार्ट करता है और लिनक्स को इनिशियलाइज करता है। x86 कंप्यूटर्स में कोर बूट जैसे स्टैंडर्ड बूट लोडर्स होते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में हर कंपनी अपना खुद का बनाती है, और यह भी ओपन सोर्स नहीं होता। ऑन पार्टीशंस। अब तक जो एंड्रॉयड की थ्योरी बताई गई थी, उसने आपको पूरा एक बड़ा खाका दिखाया कि सॉफ्टवेयर कैसे लेयर्स में बनता है। लेकिन अब हम रियल वर्ल्ड में आएंगे। मैं पीछे से शुरू करूंगा, यानी उस यूजर के नजरिए से जो कस्टम रॉम फ्लैश कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह सब एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर कैसे होता है, जहां सब कुछ अलग अलग पार्टीशंस और फाइल्स में बंटा होता है। असल में एंड्रॉयड डिवाइस में सब कुछ हजारों इंडिविजुअल फाइल्स के रूप में होता है, लेकिन इन्हें पार्टीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया होता है, जो स्टोरेज में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। आप में से कुछ ने एडीबी एंड्रॉयड डीबग टूल यूज किया होगा, जो गूगल की तरफ से मिलता है और जिससे आप एंड्रॉयड के स्टोरेज में नया ओएस इमेज डाल सकते हैं। आमतौर पर जब कोई कस्टम रॉम इंस्टॉल करता है तो पहले वो डिवाइस को फास्ट बूट मोड में डालता है, फिर एडीबी की मदद से नया इमेज फ्लैश करता है। फास्ट बूट और फ्लैशिंग का प्रोसेस। सबसे पहले आप एंड्रॉयड की सेटिंग्स में ओईएम अनलॉक ऑन करते हैं, जिससे रॉम इमेज को रिप्लेस करने की इजाजत मिलती है। फिर आप या तो बूटल लोडर के अपने टूल से काम करते हैं, या फिर उसे TWP जैसे कस्टम बूटल लोडर से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद फास्ट बूट मोड में जाकर एक कॉम्पैटिबल टूल से या तो पूरा इमेज फ्लैश किया जाता है, या फिर ओएस को अलग अलग पार्टीशंस में फ्लैश किया जाता है। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि लिनेज ओएस इंस्टॉल करते समय कौन से पार्टीशंस और उनके इमेज फाइल्स होते हैं। हर कंपनी के पार्टीशन नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर जेनेरिक नेम्स दे रहा हूं। यह सिस्टम ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है ताकि हर पार्टीशन का मालिक, जैसे ओईएम या रॉम डेव, अपनी लेयर को अलग से अपडेट कर सके। सिस्टम पार्टीशन यही वो जगह है जहां पूरा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क होता है, यानी एओएसपी को कंपाइल करने के बाद जो आउटपुट आता है वो इसी पार्टीशन में जाता है। इसे जीएसआई जेनरिक सिस्टम इमेज भी कहते हैं। इस तरह से पूरे फ्रेमवर्क को एक जगह आइसोलेट करने से एक स्टैंडर्डाइज्ड एंड्रॉयड को किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। सिर्फ फ्रेमवर्क इमेज को बदलकर और फिर XML ओवरले से डिवाइस स्पेसिफिक बिहेवियर ट्यून किया जाता है। लिनिएज ओएस इसी तरीके से काम करता है, यानी वो सिर्फ एंड्रॉयड के फ्रेमवर्क को बदलता है। यही एक बहुत बड़ा फर्क है जो आगे हमारे काम आएगा। अब बात करते हैं फाइल सिस्टम की। एडीबी के जरिए हम उन अलग अलग डायरेक्टरीज को देख सकते हैं जो एक एंड्रॉयड डिवाइस में होती हैं। अब हम एक कंप्लीट एंड्रॉयड इमेज बनाने की पूरी प्रक्रिया समझेंगे, जिसे एंड्रॉयड बिल्ड प्रोसेस कहते हैं। इसमें दो टाइप के स्टेप होते हैं, मॉड्यूल्स और बाइनरीज को असेंबल करना। सोर्स कोड को कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल बनाना। अगर मैं एक फोन बनाने वाली कंपनी होता तो मेरे पास पूरा सोर्स कोड होता जिससे मैं खुद का बिल्ड बना सकता, और आजकल ये गिट रिपोजिटरीज की मदद से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंड्रॉयड से जुड़े करीब 8000 गिट रिपोज हैं, यानी लगभग 1000 अलग अलग प्रोजेक्ट्स। कुछ लिनक्स के होते हैं, कुछ गूगल के, कुछ ओईएम जैसे क्वालकॉम के। अब इन 1000 प्रोजेक्ट्स को एक साथ कंपाइल करने के लिए एक मैनिफेस्ट बनाया जाता है। मैनिफेस्ट एक फाइल होती है जो बताती है कि कौन कौन से गिट रिपोज इस बिल्ड में शामिल होंगे। इसके बाद आप ये बताते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए। फिर ये मैनिफेस्ट सभी गिट रिपोज को क्लोन करवाता है और कुछ घंटों में एक कंप्लीट फ्लैशेबल एंड्रॉयड इमेज तैयार हो जाती है। तो पूरा एंड्रॉयड बिल्ड कौन बना सकता है? सिर्फ वही लोग जो इन सभी 1000 गिट रिपोज तक एक्सेस रखते हैं। ग्राफीन ओएस के केस में ये अपनी खुद की रिपोजिटरीज भी इस बिल्ड प्रोसेस में जोड़ते हैं, जो गूगल वाली कुछ रिप्लेस कर देती हैं। अब समस्या ये है कि नए पिक्सल डिवाइस में गूगल ने कुछ रेपोज को बंद कर दिया है, यानी अब सिर्फ एंड्रॉयड फ्रेमवर्क का सोर्स कोड एओएसपी में मिलेगा, बाकी नहीं। तो अगर ग्राफीन ओएस के पास उन पिक्सल स्पेसिफिक गिट रिपोज का एक्सेस नहीं है, तो वो अब पूरा एंड्रॉयड इमेज नहीं बना सकते। लिनिएज ओएस को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि लिनिएज ओएस हर डिवाइस के लिए पूरा एंड्रॉयड सोर्स से कंपाइल नहीं करता,
वो ओईएम से लिए गए ओरिजिनल फ्लैशेबल इमेज फाइल्स जैसे DTBO वेंडर इमेज ओईएम इमेज को खटेलो रखता है, फिर सिर्फ सिस्टम इमेज यानी एंड्रॉयड फ्रेमवर्क GSI को बदलता है। ये इमेज फाइल्स किसी मौजूदा फोन से निकाली जाती हैं, दोबारा कंपाइल नहीं होती। जब भी ओईएम कोई अपडेट करता है, लिनिएज OS उसी को अपनी इमेज में अपडेट करता है और फिर उसे डिवाइस पर फ्लैश कर देता है। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ डिवाइसेस में बूट लोडर को भी अनलॉक या रिप्लेस करना पड़ता है, जैसे कि TWRP से ClexOS, eOS, Ubuntu Touch का तरीका। ये सब लोग लिनिएज OS की तरह ही करते हैं, यानी वेंडर फाइल्स और डिवाइस फाइल्स को वही रखते हैं और सिर्फ फ्रेमवर्क बदलते हैं। इस वजह से इन रॉम्स में दो बड़ी कमियां होती हैं। वेंडर या लिनक्स पार्टीशंस को नहीं छूते तो लो लेवल सिक्योरिटी नहीं बदलती। वेरीफाइड बूट काम नहीं करता क्योंकि अलग अलग इमेज फाइल्स की सिग्नेचर्स मैच नहीं करती। ऐसे रॉम्स के साथ बूट करते वक्त स्कैरी वार्निंग मैसेजेस आते हैं जो हम सब ने देखे हैं और नजरअंदाज किए हैं। लेकिन अगर आपके पास पूरा सोर्स कोड होता है, जैसे गूगल के पास होता था पिक्सल के लिए, तो आप वेरीफाइड बूट भी ऑन रख सकते थे और बूट लोडर लॉक कर सकते थे। लेकिन लिनिएज OS जैसे रॉम्स में ये मुमकिन नहीं है। वैसे सैमसंग जैसे कई फोन्स में तो बूट लोडर कभी अनलॉक ही नहीं होता। मुझे लगता है कि ग्राफेन OS अभी इकलौता ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क से बाहर के कोड को भी बदलता है। ग्राफेन OS ने लिनक्स लाइब्रेरीज को डायरेक्टली मॉडिफाई किया है, यानी एंड्रॉयड के अंदर इस्तेमाल होने वाली C भाषा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को भी बदला है ताकि सिस्टम और सुरक्षित हो सके, जैसे बफर ओवररन से बचाने के लिए, मेमोरी को समय समय पर साफ वाइप करने के लिए, या फिर ऐसे टूल्स को सुरक्षित बनाने के लिए जिनसे हैकिंग हो सकती है। ग्राफेन OS ने ऐसा भी किया कि वो वेंडर के ड्राइवर्स को लिनक्स लेयर पर जाकर इंटरसेप्ट करता था, यानी कुछ ड्राइवर्स को पूरी तरह से बंद कर देता था ताकि वो बैकग्राउंड में भी ना चले। एग्जाम्पल, ग्राफेन OS ने ऐसा बदलाव किया जिससे USB-C पोर्ट सिर्फ उसी समय चार्ज करता है जब फोन लॉक हो, या अगर कोई नया सेंसर फोन में जुड़ता है तो उसे भी लिनक्स लेयर पर बंद किया जा सकता है। ऐसे बदलाव बहुत हाई सिक्योरिटी यूजर्स के लिए जरूरी हैं, जैसे एडवर्ड स्नोडन टाइप के लोग। सच कहूं तो मैं इस बात के लिए ग्राफेन OS को दिल से सलाम करता हूं। TALOS और दूसरों का तरीका क्या था? TALOS भी वही पूरा बिल्ड प्रोसेस यूज करता है जो ग्राफेन OS करता है, लेकिन TALOS ने लिनक्स के लो लेवल कोड में कोई बदलाव नहीं किया। इसलिए जब पिक्सल के सोर्स कोड का एक्सेस बंद हुआ तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा लग रहा है कि ClexOS ने भी लिनक्स OS को अपने बिल्ड प्रोसेस में शामिल कर लिया है ताकि पिक्सल की मिसिंग फाइल्स को फिल किया जा सके। लिनिएज OS का रेफरेंस अब उनकी वेबसाइट पर है। इसका मतलब है कि वो शायद अब वही तरीका अपना रहे हैं जैसा बाकी कस्टम रॉम करते हैं। लेकिन इसका असर ये होगा कि ClexOS को अपना वेरीफाइड बूट का क्लेम एंड्रॉयड 16 से आगे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पूरे सिस्टम को एक साथ कंपाइल नहीं कर पा रहे। eOS ने भी पहले यही तरीका अपनाया था, इसलिए अब Klex वही कर रहा है जो EOD करता था। अब असली झटका, ग्राफेन OS के सिक्योरिटी क्लेम्स अब पिक्सल पर मुमकिन नहीं है क्योंकि उनका तरीका लिनक्स सोर्स कोड को मॉडिफाई करने का था और अब पिक्सल का लिनक्स लेवल सोर्स कोड मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि जो लोग एंड्रॉयड को अंदर से हार्डन करना चाहते थे सिर्फ फ्रेमवर्क बदलने से आगे जाकर, उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन अब खत्म हो गया है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग इसे ग्राफेन OS का अंत मान सकते हैं या फिर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का अंत जो सिर्फ फ्रेमवर्क नहीं बल्कि पूरे एंड्रॉयड को सिक्योर बनाना चाहता था। लेकिन मैं बताता हूं कि अभी नए रास्ते खुले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा एक्सपीरियंस EOD OS और Ubuntu Touch के साथ। हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है Brax 3 और इस पर हमने पूरा एंड्रॉयड का सोर्स कोड कंपाइल किया है। इसका फाइनल OS इमेज हम कहते हैं Lunar OS। अगर आपके पास पुराना Brax 2 फोन था तो उस पर Bao OS चलता था जो असल में Lunar OS का एक फॉर्क था। EOD OS या एक Lunar OS इक्वल्स असली वेरीफाइड सिक्योर एंड्रॉयड। EOD OS ने AOSP एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में कुछ बदलाव किए थे, लेकिन हमने सिर्फ लिनिएज OS वाली तरीका नहीं अपनाया। हमारी डेव टीम ने EOD OS का पूरा रिपोजिटरी अपने बिल्ड में मर्ज किया और फिर उसे Lunar OS में शामिल किया, यानी पूरा सिस्टम पार्टीशन EOD OS का होता है। बाकी सभी चीजें Lunar OS से आती हैं और सब कुछ एक साथ कंपाइल होता है। इसका मतलब है कि फाइनल रिजल्ट एक ऐसा इमेज होता है जो देखने में एक असली मैन्युफैक्चरर वाला इमेज लगता है। उसमें वेरीफाइड बूट भी काम करता है और बूट लोडर भी लॉक किया जा सकता है। अब यही काम हम Ubuntu Touch के साथ भी करने जा रहे हैं। अगर कोई और डेवलपर अपना AOSP बेस्ट प्रोजेक्ट हमारे Brax 3 डिवाइस पर पोर्ट करना चाहता है तो हमारा दरवाजा खुला है, क्योंकि हमारे पास वही पूरा सोर्स कोड है जो पहले पिक्सल्स के लिए मिल रहा था, अब वो Lunar OS में मौजूद है। हमारी डेव टीम अभी इसे ऑर्गेनाइज कर रही है और जल्दी ही कोई भी डेव अपनी हार्डनिंग वाली चेंजेस Lunar OS में जोड़ सकता है। और जो भी ग्राफेन OS करता था अब वही सब Lunar OS के जरिए पूरी कम्युनिटी के काम आ सकता है। यानी ये कोई डेड एंड नहीं है बल्कि एक नया शुरुआत है।
ग्राफेन OS के दिन पिक्सल पर अब गिनती के बचे हैं। वो एंड्रॉयड 15 तक के सोर्स कोड पर काम करते रह सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना अब मुश्किल होगा। लेकिन कम्युनिटी डेवलपर्स जो एक बड़ा इंपैक्ट चाहते हैं वो अब भी अपने काम को जारी रख सकते हैं, बस डिवाइस बदल जाएगा। अगर आप चाहें कि आपका AOSP बेस्ड प्रोजेक्ट ब्रैक्स 3 या किसी और फ्यूचर डिवाइस पर पोर्ट हो, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें ब्रैटेक नेट पर। हम आगे और डिवाइसेस इस प्रोजेक्ट में लाने की सोच रहे हैं। एक आखिरी बात, हमारा चैनल कैसे चलता है? बाकी चैनल स्पॉन्सरशिप्स पर चलते हैं, लेकिन हम सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से चलते हैं। आप में से जो लोग पेट्रियन, लोकल्स या यूट्यूब मेंबरशिप से मदद करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिस पर भरोसा किया जा सके, जो आपके प्राइवेसी गोल्स को सपोर्ट करती है। हमारा प्रोजेक्ट है ब्रैक्स मी, जहां 1.2 लाख से ज्यादा लोग प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स में शामिल हैं Google Pixel फोन्स, ब्रैक्स वर्चुअल फोन, BR मेल, Pice VPN। इन सभी से आपकी पर्सनल प्राइवेसी मजबूत होती है और साथ ही इस चैनल के कंटेंट को भी सपोर्ट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली बार मिलते हैं।